Again, most welcome to all of you. Again, this session is very important and special because we are going to study idioms and phrases. These idioms and phrases have already been asked in our CDS examination 2023. So those students who are preparing for CDS, NDA, TGT, PGT, SSC or banking, these idioms and phrases are supposed to be the golden opportunity for them. Okay? Yes, sir. So are you happy? Yes, sir. Now we are going to start the session. The session is लॉजिकल एंड रीजनेबल बिकॉज वी हैव टू अप्लाई द रीजनिंग. ठीक है, अब इस सेशन में हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस करने जा रहे हैं. देखिए, हम लोगों के एग्जाम में जब इडियम्स और फ्रेजेस आता है, जो स्टूडेंट ज़्यादा हैबिचुएटेड हो जाते हैं, पेपर देते रहते हैं, तो उनको प्रैक्टिस रहता है कि पेपर में नया इडियम्स और फ्रेज आ जाए तो कभी कभी बिना जाने हुए भी सही आंसर कैसे दे. ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग उस टेक्निक के बारे में भी बात करेंगे. बहुत बार हमारे एग्जाम में इडियम्स और फ्रेजेज आ जाते हैं जिसको हमें बिल्कुल याद नहीं रहता, पता तक नहीं रहता, लेकिन हम लोग सही आंसर दे देते हैं. तो आज हम लोग सही आंसर देंगे. तो आर यू रेडी टू डेवलप योर टेक्निक एंड आइडिया हाउ टू आंसर योर इडियम्स एंड फ्रेजेज करेक्टली इफ यू डोंट नो. ठीक है, सपोज दिस फर्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज दैट हैज बीन आस्क्ड हियर. इफ यू डोंट नो द exact answer, but you have to apply your reasoning, your meaning, and find out the correct answer among the four. So are you ready for that? Yes, sir. चलिए, let's start. Question number 1. I always preferred to study physics and mathematics. Now choosing economics and literature for further studies is another kettle of fish. तो इन चारों में देखिए, कहता है कि मैं प्रेफर करता था फिजिक्स और मैथमेटिक्स को, ज़्यादा प्रेफर करता था फिजिक्स और मैथमेटिक्स को. नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर फॉर फर्दर स्टडीज. अब हम लोगों को हमें चूज करना है इकोनॉमिक्स और लिटरेचर आगे की पढ़ाई करने के लिए. तो ये हमारे लिए कहता है कि अनदर कैटल ऑफ फिश है. अब इसका क्या मतलब होगा आपको पता है, कुछ आइडिया चल गया होगा. Yes, sir. हम लोग फिजिक्स मैथ में पहले से हैबिचुएटेड थे, अब नया आ गया इकोनॉमिक्स और लिटरेचर. अब इसके लिए 4 ऑप्शन का इंतजाम किया हुआ है क्वेश्चन आपके एग्जाम में. कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, क्या ये आंसर है, या स्लाइटली डिफरेंट मैटर, या आंसर हो सकता है, या कम्प्लीटली डिफिकल्ट मैटर ये हो सकता है, या डूइंग थिंग्स इन अ हरी, या कोई भी चीज जल्दीबाजी में करना है. अच्छा, ये देखिए, ये अनर्गल लग रहा है कि नहीं. डूइंग थिंग्स इन अ हरी, जल्दीबाजी में कोई करना. इतना जल्दीबाजी थोड़े था. अरे वो तो आपका टॉपिक चेंज हो गया. आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स को प्रेफर करते थे, आप अब ले लिए हैं क्या, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर. ये ऑप्शन पे चांसेस कितना दे रहे हैं आप? 0%. इसको हटा दीजिए, एलिमिनेट गलत है, ये हटा दिया. अब हमारे 3 में फाइन करना है. अब यहाँ पे देखिए, स्लाइटली डिफरेंट मैटर, क्या ये स्लाइटली है? No, sir. अरे आप जहाँ मैथ और क्या कहते हैं फिजिक्स के दीवाने थे, अब आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सी, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर. ये स्लाइट डिफरेंस है, ये भी गलत है. तो 2 ऑप्शन में अब आदमी को कंफ्यूजन बढ़ेगी. कोई स्टूडेंट जिसका अच्छा दिमाग लगाएगा, अब इसमें से कोई एक आंसर सेलेक्ट करेगा. तो नाउ यू कैन टेल मी विच इज द फाइनल आंसर among the between the two. Completely different matter. Completely different matter. Yes, sir. और completely difficult matter, ये डिफिकल्ट नहीं है नहीं. क्योंकि हमारा टॉपिक क्या हो गया है, चेंज हो गया. चेंज मतलब एकदम डिफरेंट हो गया, नया हो गया. बिल्कुल आप लोगों का जवाब क्या है, सही है. ठीक है. Yes, sir. तो इस तरह से अगर पेपर में हमारे इडियम्स और फ्रेजेज आ जाए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, Yes. हम सही आंसर दे देंगे. लेकिन अगर बाय द वे कुछ इडियम्स और फ्रेजेज नहीं जानते हैं, लेकिन वो सेंटेंस में आता है, सेंटेंस के बेसिस पे, तो उसका मीनिंग हम लोग क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे. और रीजनेबल वे में और लॉजिकल वे में उसका 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर ढूंढना है. हमारे पास वी हैव आइज टू सी, वी हैव ईयर्स टू हियर, वी हैव माइंड टू थिंक, है कि नहीं. इतना अच्छा दिमाग लेके आए हैं. Yes, तो वी हैव टू अप्लाई आवर माइंड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. कोई भी एक्शन लेने के पहले दिमाग लगाएंगे. चलिए, सेकंड में, he criticized the participants for sitting on the fence and not contributing in finalizing the report. तो अब यहाँ पे देखिए, he criticized मतलब आलोचना की, उसने आलोचना किया किसको, the participants का, for sitting on the fence. fence का मतलब होता है एकदम ऐसे कॉर्नर में या ऐसे बैरिकेड्स में बैठना जो चारों तरफ से क्या हुआ, घिरा हुआ है. मतलब हम हैं या कोई भी है, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि हम चारों तरफ से क्या है, घिरे हुए हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा कि इधर जाए कि इधर जाए. बात समझ आ गई. फेंस एंड नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट. आप फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब रिपोर्ट को, रिपोर्ट हमारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है जो हमको फाइनल करना है. तो ये याद रखिएगा, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब, अब देखिए, सिटिंग मतलब बैठे हुए हैं, ऑन द फेंस, फेंस का मतलब दीवार, एक दीवार भी कर सकते हैं, या बैरिकेड्स, या ऐसा दीवार नहीं,
ऐसा दीवार जो दीवार घेर घेर के रखा हुआ है, ऐसा दीवार की बात हो रही है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है, ठीक है। Yes, sir. तो आप कहाँ बैठे हुए हैं? ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ चारों तरफ से बैरियर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बैरियर। अब ये जिस स्टूडेंट को फेंस का मतलब नहीं पता होगा तो वो थोड़ा सा सही आंसर देने में क्या होगा, उसको परेशानी आएगी। बात समझ में आ गई? Yes, yes, sir. इसलिए वर्ड मीनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए। अगर एक दो वर्ड मीनिंग भी पता हो तो कुछ हम दिमाग लगा सकते हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू अप्लाई योर माइंड। C. Not taking a decision. नॉट टेकिंग A डी। decision. सबको इसी पे जा रहा है। D. डी। आपका डी। और देखिए हम लोग एग्जाम में आए हैं, Yes, sir. तीन ऑप्शन आ गया, अरे सीधा आंसर दे रहा है। तो उसने क्रिटिसाइज किया अपने पार्टिसिपेंट्स को कि वो सारा पार्टिसिपेंट बैठा हुआ है ऐसे जगह पे घेरा में बैठा हुआ है, नॉट कंट्रीब्यूटिंग फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। आई लोग ऐसे जगह पे बैठ गए हैं कि रिपोर्ट को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो रिपोर्ट फंस गए हैं। फंस गए का मतलब डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। Yes, sir. तो डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं तो हमारा गलत जवाब है। भाई गलत क्या है? सही जवाब क्या है? C. सी। नॉट टेकिंग अ डिसीजन, Decision. डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बात समझिए, ऐसे जगह पे बैठ गए हैं Yes. लोग। हम बैठ गए हैं, इधर भी पार्टी है, इधर भी पार्टी है, हम किस पार्टी को क्या करें, ज्वाइन करें। हम ऐसे एकदम कंफ्यूजन है, हम फाइनलाइज मतलब फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो याद रखिएगा आगे से सीजीएल वाले भी आई है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। याद रखिएगा सिटिंग ऑन द फेंस मतलब क्या होगा? नॉट टेकिंग A decision. अ डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन, नॉट टेकिंग अ प्रॉपर। Decision. तो आपके सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये पूछा गया है किसमें? सीडीएस में। लेकिन हमें इस कंफ्यूजन में नहीं रखना है कि भाई हम तो तैयारी करते हैं सीजीएल का, हम तो तैयारी करते हैं एमबीए का। वर्ड मीनिंग में वोकैब में कोई बाउंड्री नहीं है, हर बाउंड्री को वर्ड पार कर सकता है। बस आपको कैच करना है, बाउंड्री के पहले कैच करेंगे, बाउंड्री के बाद। पहले. चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। He has trained every nerve to understand the discourse on philosophy. Yes, sir. ए देखिए, he has trained every nerve, nerve का मतलब जानते हैं? Nurse. नर्व, नर्व। तो देखिए he has trained, trained का मतलब होता है खूब कोशिश करना, है कि ना? मतलब मेहनत करना। स्ट्रेंथ एक वर्ड है। Yes, तो sir. आपको Yes, yes. मेहनत करना, हार्ड कोशिश करना। एवरी नर्व, हर नस को मैंने क्या किया? John. जांच लिया, ट्राई कर लिया। बात समझ में आए? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। द डिस्कोर्स ऑन फिलोसफी, मेरा C. कौन सा है? C. सी। ट्राइड हाफ हार्टेडली, आधे दिल से कोशिश करना। अब यहाँ क्या कहता है? ही स्ट्रेंथ एवरी नर्व, हर नर्व को क्या कर लेना? जांच कर लेना। आप हर नर्व पे ट्राई करते हैं तो Tried इसमें hard. हाफ कोई Tried hard. ये तो पढ़ाई ट्राइड हाफ हार्टेडली, आधा दिल वाला काम नहीं है ये, पूरा दिल लगा रहे Tried hard. हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ लिया हुआ है। Yes. स्ट्रेंथ का मतलब पॉजिटिव वर्ड है ये। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें पहले तो ये नेगेटिव बात है, नेगेटिव तो D हो जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव करके छाड़िए। हर जगह क्रिटिसाइज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Negative. बिना मतलब निंदा कर रहा है, है ना? आइए रेज क्वेश्चंस की बात उसका करें। ऐसे मतलब ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे ना कि आपका कंफ्यूजन करेगा। अब नहीं बच गया तो Tried hard. ट्राइड हार्ड, Yes. मतलब उसने खूब कोशिश किया समझने का इस डिस्कोर्स को फिलोसफी पे। ठीक है, Yes, sir. बस हो गया। Yes, sir. इतना इजी क्वेश्चन को हम अगर दिमाग ही क्या कि सही आंसर सेलेक्ट ना कर पाए Yes, sir. तब हमें नौकरी चाहिए सरकारी, तो दिमाग लगाने से पीछे रहेंगे थोड़े। Yes. आइए 4 नंबर क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, आप देखिए हमें एट सी का मतलब नहीं पता। अब पेपर में आया है, हमको सेंटेंस में दिया है, कम से कम इतना तो दिया है। Yes. अगर केवल एट सी दिया होता ना, 4 ऑप्शन फ्रेज का, तब तो बहुत चैलेंजिंग होता। Yes. लेकिन सेंटेंस में इस्तेमाल करके दे दे, आप वो इंग्लिश फ्रेज हमें याद नहीं हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं याद है तो भी हम सही आंसर दे देंगे। Yes, sir. पढ़िए इसका मीनिंग क्या निकलता है? व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में जब ये बात आता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना है किसी को भी, या ये यूज कर रही है, हाँ. जब ये बात आता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो सी इज कम्प्लीटली, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? कंफ्यूज. पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है कि कंफ्यूज हो जाती है कि कंफर्टेबल हो जाती है या Prepared. Prepared, sir. sir. Prepared. अब बताइए? Prepared और comfortable में से कोई. कंफर्टेबल, C और D में से कोई. सी और डी से दोनों जवाब होगा। गलत. Relaxed. रिलैक्स हो जाती है। एक बात बताओ, जब ये उसको ये बात आता है कि टेक्नोलॉजी यूज करना है, कोई भी आदमी, जैसे हम चाहे कोई भी हो, नया आदमी है,
अब कोई भी आदमी कह दिया कि भाई आपको टेक्नोलॉजी यूज करना है, तो एट ए टाइम उसको क्या लगेगा, कंफ्यूजन होगा कि नहीं? यस सर, कंफ्यूज। कंफ्यूज हो जाएगी कि कैसे यूज करें, टेक्नोलॉजी की बात है, इसका बात है इतना इजी क्वेश्चन Yes, हो, sir. आप लोग सही आंसर नहीं दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब वो टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा तो रिलैक्स हो जाएगी, आपको कहा दिया जाए कि यार टेक्नोलॉजी आपको यूज करना है, आप रिलैक्स हो जाइएगा आराम से, क्या दिमाग है? अगर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो आप कंफर्टेबल हो जाइएगा, नहीं सर। अरे आपको बेचैनी हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी यूज करना है, आप बेचैनी मतलब इन द सेंस कि आप में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी Yes, sir. कि कौन कौन टेक्नोलॉजी है, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो ये कंफ्यूजन का बात है। कौन सा आंसर है? कंफ्यूज। कंफ्यूज। तो याद रखिएगा, एट सी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज। कंफ्यूज, कंफ्यूज है। अब अंग्रेजी सीखिए, जैसे आप कभी भी कोई भी नया वर्ड, जैसे हम कहते हैं कि जब भी कोई नया मोबाइल मेरे सामने आता है तो आई फील लाइक आई एम स्टैंडिंग एट सी। व्हेन अ न्यू मोबाइल कम्स टू मी, यस सर। मतलब आई डोंट नो हाउ टू रन। हाउ टू रन का मतलब कि आई एम इन द स्टेट ऑफ एट सी, आई एम इन द स्टेट ऑफ एट सी, हम एकदम एट सी के स्टेट में चले जाते हैं, मतलब आई एम इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नया कोई भी चीज़ हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें अभी इसका मोबाइल हम लिए, तो मोबाइल हम अपना मोबाइल में हैबिचुएटेड हैं, दूसरे का नया फंक्शन है, अलग अलग काम है, टेक्नोलॉजी है ये। यस सर। तो व्हेन a new type of mobile comes to me, I feel just like I am in the state of confusion, मतलब I find myself at sea, यस। मैं अपने आप को कहाँ पाया? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में। तो कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें? हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? Confused. कंफ्यूज। अब इसको हम अच्छा से एलेबोरेट करते हैं। देखिए एट सी, पेपर में एट सी का एक और फ्रेज आता है, कंफ्यूज का दो फ्रेज है, एक तो एट सी और एक है एट समवन। याद रखिए विच एंड, याद रखिए है ना, तो यहाँ देखिए लिख लीजिए एट, हाँ एट सी इक्वल टू क्या होगा? एट समवन विच एंड। ये भी पेपर में इस साल ये आ गया है तो इस बार ये आएगा विच एंड। एट सी इक्वल टू एट समवन विच एंड, कंफ्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इस बार सीडीएस में, सीडीएस वाले या एनडीए वाले जो पेपर देने वाले, अब हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, लेकिन चांसेस है कि हो सकता है कि एट समवन विच एंड पूछ दे, क्योंकि इस बार तो ये एट सी पूछ दिया है, ठीक भाई? तो एट समवन विच एंड कैसे याद करेंगे इसको? देखिए अब हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं, तरीका। हालांकि इतना सेंटेंस देने की जरूरत नहीं थी, केवल इतना से भी आप दिमाग लगा लेते। सी का स्पेलिंग है एस ई ए, इतना से भी दिमाग लगा लेते हैं, देखिए एस ई ए है तो भी आपको चल जाता। देखिए बहुत बार बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी कोई चीज़ें समझने की जरूरत होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सेट लगाओ, जल्दी सेट लगाओ, और सेट लगाने के चक्कर में कोई चीज़ें बढ़िया से समझ नहीं पाते। अंडरस्टैंडिंग मेन चीज़ है, जो हम समझेंगे तो हम क्वेश्चन को पेपर में सही करके आएंगे। यहाँ देखिए एट सी, एट मतलब प्रेपोजिशन है, पर, है ना, बस इतना ही सोचिए। और सी मतलब क्या होता है? समुंदर पे, समुंदर में। अगर कोई आदमी समुंदर में या समुंदर पे पाता है, अपने आप को अब देखिए कि हम कहाँ हैं? समुंदर में। तो समुंदर में है तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि नहीं? Yes, कब sir. किनारा मिले ना मिले, है कि नहीं? Yes. तो समुंदर बहुत विशाल है, ठीक है, और हम उसमें हैं, हम उसमें हैं, तो कब किनारा आएगा नहीं आएगा? देखिए एट सी का मतलब बीच समुंदर में, एट समवन बीच एंड। बीच का मतलब क्या होता है? दिमाग। दिमाग ऑलरेडी बता चुके हैं। विच मतलब विजडम, विच मतलब विजडम, और विजडम का एंड हो जाना, दिमाग का क्या हो जाना? एंड। तो जब दिमाग एंड हो जाए यानी कि हम क्या हो गए? आप सोचिए आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो आप क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि व्हेन अ न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कम्स टू मी, फिर से सुनिए, व्हेन अ न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कम्स टू मी, आई एम ऑलवेज एट माई विट्स एंड। आई एम ऑलवेज एट माई विट्स एंड। विट मतलब दिमाग, एंड मतलब खत्म, दिमाग खत्म मतलब कंफ्यूज। अब यहाँ दिमाग खत्म का मतलब पागल नहीं हो जाना, दिमाग खत्म का मतलब दिमाग काम करना बंद कर देना। कभी कभी ऐसा सिचुएशन लाइफ में आता है, अ टाइम विच इज एज रेयर, इट कम्स इन आवर लाइफ, आवर माइंड स्टॉप्स वर्किंग, मतलब आवर माइंड इज टोटली इन द फील्ड ऑफ कंफ्यूजन। हमारा दिमाग किसमें भर जाता है? कंफ्यूजन में। कितना अच्छा सेंटेंस दिया, ये सेंटेंस दिया है। Yes, व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी यूज करने की बात आती है तो सी इज कम्प्लीटली एट सी, वह पूर्ण रूप से अपने आप को क्या हो जाती है? कंफ्यूज हो जाती है। तो हमारा कंफ्यूज आंसर हो गया। आइए फिर नंबर, इस बार एकदम सही आंसर देना है।
he is not a great scholar but he has the gift of the gab. देखिए वह बहुत महान स्कॉलर तो नहीं है, लेकिन he has the gift of the gab. उसके पास क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब है. अब बताइए एबिलिटी टू राइट, लिखने की एबिलिटी है कि पढ़ने की एबिलिटी है कि कन्विंस समझने की एबिलिटी है या बोलने की? बोलने की. तो हमारा देखिए ए आई बी ऑप्शन है, आई क्या है? सी है, आई क्या है? डी. तो सही आंसर कौन सा होगा? एस टी. बिल्कुल सही जवाब. स्कॉलर ग्रेट तो नहीं है लेकिन बोल सकता है, मतलब यह हुआ ही है द गिफ्ट ऑफ द गैप. अब ध्यान सुनिएगा, द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जिसको प्रभावकारी तरीका से बोलने का क्या स्किल हो. ठीक है. तो द गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स वन हु हैज द स्किल हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लीडर्स know how to speak fluently and those leaders are the best example of the gift of the gap. The gift of the gap. तो आप लोग अच्छा समझ गए द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या है. अपकमिंग एग्जाम्स में फिर से आ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 6 नंबर. दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स. अब इसे 4 ऑप्शन. यह कार बिलोंग करता है किसको? रवि को. अब ये इतना तो सिंपल क्वेश्चन है. चेंज ऑफ ओनरशिप. चेंज ऑफ ओनरशिप. आप लोग एकदम बिल्कुल सही जा रहे हैं. दिस कार बिलोंग टू रवि, यह कार रवि को बिलोंग करता है बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स. लेकिन हाल ही में इसको क्या किया गया? हाथ बदल दिया गया. मतलब रवि का था, अब हाथ बदल गया तो किसी और का हो गया. तो इसमें क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ ओनरशिप. ड्राइवर चेंज हो गया और मैकेनिक चेंज हो गया कि मशीनरी. है सब बकवास ऑप्शन है, ये सब फालतू के. चेंज ऑफ ओनरशिप सही आंसर. बोलते भी तो कि सेकंड हैंड है या थर्ड हैंड है. बिल्कुल सही जवाब. नाउ 7 हमारा क्वेश्चन है इस ट्रायल फॉर यू. इस बार भी फिर से सही आंसर. 7 नंबर. आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन. अब देखिए कैसा लग रहा है. आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट, मैं कहते हैं कि हम आराम करना चाहते हैं. ठीक है. एंड देन आई विल बी, तब हम क्या करेंगे? एज राइट एज रेन. आराम करने के बाद हमारे पास बोलता है कि उतना सही जितना बारिश. अब ये तो फ्रेज है ना, कुछ भी हो सकता है. आप ही सोचिए, अगर आपको जी भर आराम कर लेते हैं, आराम करने के बाद आप क्या फील करते हैं? यही ऑप्शन दिया है. पहला ऑप्शन है टू बी गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट. टू बी फिजिकली एक्टिव, क्या आराम करने के बाद आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, या आराम करने के बाद आपको गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट में मिलता है आपको, या टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, या आराम करने के बाद आप लंबा समय तक काम करते हैं. मेंटल एंड बिल्कुल सही जवाब. टू बी गुड मेंटल एंड फिजिकल. अब कुछ पल के लिए आप हर आंसर सोच रहे होंगे कि टू बी फिजिकली एक्टिव है. फिजिकल वाला बात तो इसमें है. इसमें फिजिकलो है, इसमें मेंटल है कि नहीं? yes, तो उसमें ऑप्शन को सिलेक्ट करें इसमें माल ज्यादा. इसमें क्या हो? माल ज्यादा. तो हिस्सा में एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? यस सर. अब इसलिए हाई ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए इसको. टू फिजिकली कहता है कि टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. क्या कोई ज्यादा देर तक सोया है, उठेगा तो एकदम ज्यादा घंटा तक काम करेगा. ये सब फालतू ऑप्शन है कि नहीं? इतना भटका रहा है आपको सही डायरेक्शन से. एग्जाम में ऑप्शन इसलिए देता है कि स्टूडेंट का दिमाग टेस्ट करना चाहता है कि इसका दिमाग सही आंसर पे चला रहा है तो लग रहा है कि नहीं. ठीक है. अगर आपका दिमाग एकदम सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ऑफिसर बनने के लायक नहीं है. ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर वाला दिमाग, तो ऑफिसर वाला हाई दिमाग. ठीक है. 8 नंबर. इट इज ऑल ग्रीक टू मी. अब देखिए इसका हमने ऑप्शन नहीं दिया है, अननोन टू मी. और इसका ऑप्शन 8 नंबर में इसको खोलेंगे जरा, इसका क्या ऑप्शन है देखते हैं क्वेश्चन. इट इज ऑल ग्रीक टू मी. देखिए हम आप लोगों को ऑप्शन देते हैं, क्या क्या ऑप्शन है. 14 नंबर का 14 नंबर निकाल के देते हैं. देखिए इट इज ऑल ग्रीक टू मी. आप अपना दिमाग लगा लीजिए. भाई साहब इसमें सारा चीज़ आपको पता है. अब हम ऑप्शन बोल रहे हैं, इस ऑप्शन में से 4 ऑप्शन आप लोग देखिएगा कौन सही है. इट इज ऑल ग्रीक टू मी. 4 ऑप्शन पेपर में दिया है. समथिंग विच आई डोंट बिलीव, पहला ऑप्शन. एक बार रिपीट करते हैं फिर से. समथिंग विच आई डोंट बिलीव, लिखिए मत. समथिंग विच आई डोंट बिलीव. बी है समथिंग विच आई डोंट एक्सेप्ट. ठीक है. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना. समथिंग विच आई डोंट रिकॉग्नाइज, जिसको मैं पहचान नहीं पाता. तो समथिंग से सब लिया हुआ है. समथिंग विच आई डोंट बिलीव, समथिंग विच आई डोंट एक्सेप्ट
समथिंग विच आई डोंट रिकॉग्नाइज, हमको तो ऑप्शन ही याद हो गया। यस सर। फाइनल आंसर क्या होगा? समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं होगा। नहीं होगा, सर समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। ये क्या करता है? यस सर, यही होगा। इट इज ऑल ग्रीक टू मी। ग्रीक का मतलब हमारे हम लोग कहाँ इंडियन है। ग्रीक लैंग्वेज चाहे कुछ भी बाहर के विदेशी चीज है ना ये Yes, sir. ग्रीक। तो अब ग्रीक विदेशी चीज हमारे लिए क्या है? हम समझ जाएंगे उसको। Yes, नो सर, तो समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। अब क्या ग्रीक को आप एक्सेप्ट कर लेंगे? नो, तो नहीं, एक ऑप्शन में क्या था? समथिंग विच आई डोंट बिलीव, एक्सेप्ट अंडरस्टैंड। तो समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा चीज जिसको हम समझ नहीं सकते। अच्छा, आप हर किसी के राइटिंग को समझ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के राइटिंग को समझते हैं? नहीं। नो सर, तो वो आपके लिए क्या है? ग्रीक है। ग्रीक है। तो हम कहेंगे कि द स्लिप या द रिसिप्ट ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है, व्हेन आई रीड आई फील लाइक ए ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड महसूस करते हैं हम? तो द रिसिप्ट इज जस्ट लाइक ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसको आप समझ नहीं पाते हैं, किसी हैंड राइटिंग या किसी भी चीज़ को, तो क्या बोलेंगे? इट इज ग्रीक टू मी। It is Greek to me। या जनरल में भी बोल सकते हैं। आप किसी अपने फ्रेंड को वो कहता कुछ है और करता कुछ है, तो आप सोचेंगे कि बोला तो ये करने के Yes, लिए, sir. लेकिन ये किया नहीं, कुछ और कर दिया, ठीक है। तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? इट इज ऑल ग्रीक, यू आर ऑल ग्रीक टू मी। या आप तुम तो एकदम विचित्र आदमी हो, तुमको हम समझ ही नहीं पाते, समझ के बाहर। ठीक है। जिस इंसान को आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यू आर ऑल ग्रीक टू मी। ठीक है। यस सर। तो आप तो किसको समझते हैं? मतलब अपने आपको कोई समझने वाला होगा? अरे मान लिया कि बहुत लोग क्या करते हैं, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपना ये करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर नहीं समझ पाते हैं आप उसकी बात को या किसी भी चीज़ को, तो याद रखिएगा ऑल ग्रीक टू। मी। कोई भी चीज़ नया हो जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो सीधा आप बोल देंगे इट इज ऑल ग्रीक टू। मी। हम कहें कि क्या आप इस कंपनी में ये काम किए हैं? तो कहेंगे नो नो, इट्स अ न्यू वर्क एंड दिस वर्क इज जस्ट लाइक ऑल ग्रीक टू मी। ये काम मेरे लिए क्या है? एकदम ग्रीक टू मी है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ। आई 9 नंबर, द ब्रेन ड्रेन। वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सर। हाँ, ब्रेन ड्रेन, मनी। ठीक है। अब ब्रेन एंड ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। ये इतना पॉपुलर है कि स्टूडेंट इसको जानता ही रहता यस यस। है। चलिए बताइए क्या बताएं? वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम अर्न मनी टू अर्न मनी। टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि एक देश से दूसरे देश जाते हैं हम लोग क्या करने के लिए? पैसा पैसा कमाने कमाने के के लिए। लिए। तो क्यों आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए। तो क्या हमारे देश में पैसा नहीं? यहाँ का वैल्यू कम है ना पैसा में, रुपया में। जीडीपी कम है, बहुत सारा टैक्स देना पड़ता वहाँ है। पे पैसा वैल्यू ज़्यादा है। नहीं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग बेसिक या जनरल लोग जो भी हो, तो अपना देश में पैसा कमा लिए रह लिए, है कि नहीं? Yes. लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं, स्किलफुल पर्सन क्या होते हैं? Skillful। अब हमारे इंडिया के हाईली क्वालिफाइड और स्किलफुल पर्सन अगर इंडिया छोड़ के दूसरे देश में जा करके और क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहेंगे? ब्रेन एंड ड्रेन, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि डेवलपमेंट हमारे देश की नहीं हो रही है, किसका हो रहा है? व्यक्ति। दूसरे कंट्री। तो याद रखिएगा, आएगा ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में ऐसे लिखने को आ जाता है कि ब्रेन एंड ड्रेन के ऊपर में ऐसे लिखिए। तो क्या कहेंगे? आवर कंट्री इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन एंड ड्रेन बिकॉज हाईली क्वालिफाइड एंड स्किलफुल पर्सन आर माइग्रेटिंग फ्रॉम our country to another country in search of better opportunity and job. So this is an example of क्या बोलेंगे? Brain and ड्रेन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा? यस सर। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। He turned down the new assignment. He felt that he already had too many irons in the fire. He turned down the new assignment. उसने क्या किया? नया असाइनमेंट को टर्न डाउन, द न्यू असाइनमेंट। ही फेल्ट दैट ही ऑलरेडी हैड टू मेनी आयरन्स इन द फायर। आप ही सोचिए, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? मीनिंग निकालिए। डाउन का मतलब अप का मतलब पता है ना? अप Down मतलब यानी नीचे। ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो ही टर्न डाउन मतलब उसने क्या किया? नीचे की ओर। नीचे किया का मतलब छोड़ दिया। इतना तो मीनिंग दिमाग लगा Yes, लेगा।
he turned down the new assignment. उसने नए असाइनमेंट को क्या किया? टर्न डाउन कर दिया, छोड़ दिया. He felt, उसने क्या महसूस किया? उसने महसूस किया that he already had too many irons in the fire. उसने ये महसूस किया कि उसके पास अभी बहुत सारा क्या है? आयरन्स है आग में. तो ये तो फ्रेज है ना. आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना ये चाहते हैं हम कोई नया जॉब दिया आपको, आप नया जॉब को क्या किए? छोड़ दिए. टर्न डाउन कर दिए. आप क्या सोच के किए? आप ये सोच के किए कि मेरे पास अभी क्या है? मेरे पास क्या है? ये ऑप्शन बताएगा. देखिए ऑप्शन में मेरे को डी लगता है. डी, हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट. चलिए डी, ये लड़का तो डी चाहता हूँ. आप बताइए. ये मैं दिमाग देख लेंगे, आप लोगों को करना है. डी हैं? डी डी दो आदमी का डी हो गया. आप बताइए, आप लोग जल्दी बताइए आंसर, इतना टाइम लीजिएगा. मेरा मान लीजिए सर सी. सी, हैविंग फाइनेंशियल हर्डलेस. हर्डल्स. हर्डल्स है. हर्डल्स, हर्डल्स मतलब कठिनाई. ही टर्न डाउन द न्यू असाइनमेंट. उसके असाइनमेंट को फाइनेंशियल चीज से क्या मतलब? यस सर नहीं सर. कहाँ दिमाग लगा? ही टर्न डाउन का मतलब छोड़ दिया. उसने छोड़ दिया, नया अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया. ये क्यों छोड़ा? इसके पीछे रीजन थी. रीजन यही था कि भाई उसके पास अभी भी बहुत सारा काम करने को है. Yes. और ऊपर से नया अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, उसको भी करना पड़ेगा. Yes. हम आदमी हैं कि बोतल से निकला हुआ दूध, कितना काम करेंगे? यस सर. बात समझ में आई कि नहीं? हैं? डी होगा. हाँ, डी ये द फाइनल आंसर. एकदम इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, अरे देखिए, हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज. अरे इलीगल का बात है सेंटेंस में, कहीं कुछ हुआ है? नहीं हुआ है. यार कोई सब बकवास. कहता है हैविंग प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटली टास्क. हैविंग प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटिंग टास्क मतलब हमें प्रॉब्लम हो रही है टास्क कंप्लीट करने में. तो इसमें इसका कहना है ना कि हमारे पास क्या है? टू मेनी आयरन्स इन द फायर. टू मेनी मतलब बहुत ज्यादा. तो बहुत ज्यादा का ऑप्शन इसमें से कौन है? बहुत डी ज्यादा है सर. मल्टीपल टास्क यही है ना. Yes. मल्टीपल मतलब मेनी को आंसर यही दे रहा है. Yes. रीजनिंग का यहाँ लग रहा है हमारा. तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी. बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो एग्जाम में हर वर्ड को देखिएगा कि कौन किससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. मेनी का मैचिंग किससे था? मेरी का मैचिंग Multiple. Multiple. मेनी का मैचिंग किससे था? मल्टीपल. Multiple. इतना भी थोड़ा दिमाग लगा लेते तो Yes, सही sir. आंसर मिल जाता है. ठीक है. तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन एंड वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके सीडीएस हो या एनडीए, सीजीएल हो या बैंकिंग, ये इडियम्स और फ्रेजेस वोकैब है और हर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे. तो फिर मिलते हैं आपसे अगली सेशन में और इसी तरह से आप अपडेट बनाए रखिए. जय हिंद, जय भारत.